अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जी रिजवान हफीज़ और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसके बारे में स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोटिड क्या है, क्रोमोटिन क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है और जीन्स और एलील्स क्या होती हैं। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता। अगर आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक रहते हैं, मैं आपको श्योर कराता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपके ज़हन में बिल्कुल एक क्लियर आइडिया होगा कि जीन क्या होती है, एलील क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म क्या है, हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म क्या है, क्रोमोसोम, क्रोमाटिन, क्रोमाटिड, ये सारी टर्मिनोलॉजीज विद कॉन्सेप्ट आपके पास होगी। उसके अलावा हम सेल साइकिल के ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि इन सारी चीज़ों का सेल साइकिल के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट लिंक है। सो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो आप एंजॉय करेंगे, रहना मेरे साथ है और अटेंटिवली सुनना है ताकि आपको चीज़ें समझ आ सकें। देखिए, पिछली वीडियोस में मैं डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर बड़ी डिटेल से बात कर चुका हूँ कि कैसे डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ेंगे और एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो बनेगी, डिफरेंट एंजाइम कैसे अपना रोल प्ले करेंगे और कैसे न्यूक्लियोटाइड अरेंज होंगे, सारी बातें हम बड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं। इवन न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के ऊपर जाके हम बात कर चुके हैं, बॉन्डिंग के ऊपर बात कर चुके हैं। क्लियर? अगर आपने मेरी वो वीडियो देखना चाहते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, है बहुत बेसिक लेकिन है बहुत कॉन्सेप्चुअल, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाएं और जाकर देखें। ठीक, ओके। सबसे पहले बात करते हैं डीएनए की। ऑब्वियसली हमें पता है कि डीएनए क्या है, डबल हेलिक्स एक स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर हम उसकी लेंथ की बात करें, न्यूक्लियस उसको निकालें और फैला दें, स्प्रेड कर दें, 1.5 मीटर तक वो स्ट्रक्चर बनेगी। तो पॉइंट ये है कि नेचर में इतने छोटे से सेल में, छोटे से सेल में नहीं बल्कि सेल के अंदर भी, इस न्यूक्लियस के अंदर 1 मीटर डीएनए को कैसे पैक कर दिया। इसका मतलब है कि वो जो डीएनए था वो बहुत 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 कंप्रेस, बहुत टाइटली पैक होके इस न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। क्लियर? अब एक जो मेरी पिछली वीडियो है जिसमें मैंने पैकिंग के बारे में बताया, ये बातें मैं उसके बारे में उधर मैं कर चुका हूं, लेकिन यहां पर मैं जैसे एक समरी दूंगा ताकि हम आगे चल सकें। ठीक, पैकिंग ऑफ डीएनए के बारे में हिस्टोन, प्रोटीन और सारी चीजें मैं बता चुका हूं। सो अब होता क्या है कि हमारा जो डीएनए होता है वो बेसिकली एक प्रोटीन है, उसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप हुआ होता है। ये समझ, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप हुआ होता है। ठीक है, और हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए एक टाइट स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये न्यूक्लियोसोम फर्दर कंडेंस होता है, फर्दर कंडेंस एक दो स्टेजेस से गुजरने के बाद इस तरह एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जो हमें माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आती। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमाटिन। क्या कहते हैं? क्रोमाटिन, नॉट क्रोमाटिड। क्रोमाटिड इज समथिंग एल्स, हम लेटर ऑन उसके बारे में बात करेंगे। ये क्या है? क्रोमाटिन। तो क्रोमाटिन में क्या है? डीएनए और प्रोटीन। ये डीएनए है, उसके ऊपर रैप हुआ है, कंडेंस हो गए, क्रोमाटिन बन गया। सो डीएनए और प्रोटीन को क्या कहेंगे हम? क्रोमाटिन कहेंगे जी। क्लियर होगी बात? चलिए, ये बात हम यहां पर छोड़ देते हैं, आगे यहां तक नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि उससे पहले हम चलते हैं सेल साइकिल में, फिर हम सेल साइकिल को इसके साथ लिंक करेंगे तो आपको चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी कि ये क्या है, ये कहां से आया। सेल साइकिल के बारे में चलते हैं तो हमें पता चलता है जी सेल साइकिल क्या है। G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है, M फेज है। सेल साइकिल के बारे में बेसिकली आपका एक सेल है, ठीक है, और इसके अंदर न्यूक्लियस है, और अगर इसके अंदर न्यूक्लियस है तो इसके अंदर डीएनए भी है। ठीक है, अब इस सेल ने डिवाइड होना है, दो में कन्वर्ट होना है, तो सबसे पहले इसका डीएनए डिवाइड होगा। जब वो डीएनए डिवाइड हो जाएगा, ये डीएनए इसका जब डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और दो डिफरेंट सेल, एक डीएनए जो नया सेल बनेगा उसमें चला जाएगा, जो नया सेल बना है, एक डीएनए इसके पास आ जाएगा और एक डीएनए वहीं पर रहेगा, तो दो सेल हमारे पास बन जाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या हुआ? डीएनए की रेप्लिकेशन, डीएनए का दो में कन्वर्ट होना। अब ये डीएनए की जो रेप्लिकेशन है और ये डीएनए का दो में कन्वर्ट होना है, इसके लिए कुछ एंजाइम चाहिए। डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, पॉलीमरेज 1 2 3 चाहिए, लाइगेज चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए, हेलिकेज चाहिए, कुछ प्रोटीन चाहिए ना रेप्लिकेशन के लिए। तो वो प्रोटीन भी तो सेल बनाएगा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस से। बता चुका हूं मैं ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है। डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट होना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए का
प्रोटीन में कन्वर्ट होना ट्रांसलेशन, तो वो जो एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के जरिए वो तमाम एंजाइम्स बनेंगे जो इस डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। जब वो एंजाइम बन रहे होंगे, बड़ी गौर से बात सुनिएगा, जब वो एंजाइम बन रहे होंगे तो हम कहेंगे कि हमारा जो सेल है वो G1 फेज के अंदर है। तो G1 फेज क्या हुई? डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए तैयारी कर रहा है, अभी रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हुई। वो एंजाइम्स, वो प्रोटीन्स, वो फैक्टर्स, वो तमाम चीजें बना रहा है हमारा सेल जो डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड हैं। जो डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है वो तमाम चीजें बना रहा होगा जब हमारा सेल, तो हम कहेंगे कि हमारा सेल G1 फेज के अंदर है। ठीक है, चीजें आ गई, एंजाइम आ गए, प्रोटीन्स आ गई, डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई, डीएनए आहिस्ता आहिस्ता 2 डीएनए में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, इस तरीके से अनवाइंड होगा, 2 डीएनए में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जब डीएनए 2 डीएनए में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। जब रेप्लिकेशन हो रही होगी हम कहेंगे हमारा जो सेल है वो एस फेज के अंदर है। कौन सी फेज के अंदर है? एस फेज के अंदर है। सो एस फेज में क्या होगा? डीएनए की रेप्लिकेशन। G1 फेज में क्या होगा? रेप्लिकेशन की तैयारी, रेप्लिकेशन के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो बनेंगे। ठीक, रेप्लिकेशन भी डीएनए की होगी, डीएनए 2 हमारे पास फुल फ्लैश डीएनए की कॉपीज भी बन गई। आप क्या करना है जी? अब करना है कि न्यूक्लियर मटेरियल को डिवाइड करना है, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है और 1 से 2 सेल बनाने हैं, 1 से 2 सेल बनाने हैं। तो इसका मतलब अब न्यूक्लियर मटेरियल को डिवाइड करने के लिए, क्रोमोसोम्स को अलग करने के लिए, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने के लिए भी तो कुछ प्रोटीन, कुछ एंजाइम्स चाहिए ना हमें। कुछ एंजाइम, कुछ प्रोटीन, कुछ फैक्टर्स हमें चाहिए। तो जब वो प्रोटीन, वो एंजाइम, वो फैक्टर बन रहे होंगे, इसका मतलब हम बोलेंगे कि हमारा जो सेल है वो G2 फेज में चला गया है। अभी तैयारी कर रहा है अपने आप को डिवाइड करने की, वो तमाम एंजाइम प्रोटीन बना रहा है जो पूरे के पूरे सेल को 2 में कन्वर्ट कर देगा। न्यूक्लियर मटेरियल को भी डिवाइड कर देगा, सेल मेम्ब्रेन को भी डिवाइड कर देगा, ऑर्गेनेल्स को भी डिवाइड कर देगा, क्रोमोसोम को भी अलग कर देगा। तो जब वो काम, जब उसकी तैयारी हो रही होगी, उसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो बन रहे होंगे, तो हम बोलते हैं कि हमारा सेल जो है वो G2 फेज के अंदर है। जब वो सारे सेल बन गए, जब वो सारे सेल्स बन गए तो हमारा सेल अब डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। पहले वो एंजाइम्स बन रहे थे जो डिवीजन के लिए जरूरी थे, उस वक्त G2 फेज थी। जब डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, जब ये न्यूक्लियर मटेरियल को डिवाइड करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो सेल है वो माइटोसिस में चला गया, एम फेज में चला गया। सो माइटोसिस की तैयारी कहां पर हो रही थी? G2 फेज में, और ये होगा नहीं एम फेज। और आपने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा तो अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ा दूंगा कि माइटोसिस की अपनी भी कुछ स्टेजेस होती हैं जिसमें ये सारे चीजें, न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, क्रोमोसोम अलग होते हैं, उसकी अपनी फेज होती है। प्रो फेज होता है, मेटा फेज होता है, एना फेज होता है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो माइटोसिस की फिलहाल बात करते हैं, इसमें सेल डिवीजन की तरफ चला जाता है। कोई मसला यहां तक? कोई मसला नहीं। अब G1 फेज से लेकर जिसमें डीएनए की रेप्लिकेशन की तैयारी हो रही थी, और एस फेज जिसमें डीएनए रेप्लिकेट हो रहा था, और G2 फेज जिसमें माइटोसिस की तैयारी हो रही थी, इन तीनों स्टेजेस को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं जी? कहते हैं इंटरफेज। इंटरफेज। अब आप बोलेंगे सर आप हमें क्रोमैटिन बता रहे थे, घूमते घुमाते अब सेल की तरफ चले गए हैं और इंटरफेज पहुंच गए हैं, ये इसका क्या ताल्लुक है? तो ताल्लुक बनाने का टाइम पहुंच आया है जी। अटेंटिवली बैठे ताकि हम आपको बता सकें कि क्या ताल्लुक है इन दोनों के दरमियान। तो जब तक आपका सेल G1 एस फेज और G2 फेज में रहेगा, आपको ये आपका जो डीएनए है वो इन हिस्टोन के साथ क्रोमैटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, क्रोमैटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा यहां से यहां तक। बट जैसे ही माइटोसिस का टाइम आ गया, माइटोसिस का प्रोसेस शुरू होने लगा है, या माइटोसिस का प्रोसेस शुरू होने लगा है, ये क्रोमैटिन अपने आप को फर्दर कंडेंस करेगा और एक शेप में आ जाएगा, और उस फर्दर कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन को हम क्रोमोसोम कहते हैं। सो क्रोमोसोम क्या हुआ? द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन क्रोमोसोम बन गया, जो हमें इस तरीके से नजर भी आएगा। ठीक है, और ये हमें माइटोसिस के अंदर नजर आएगा। इंटरफेज यानी कि G1 एस फेज और G2 फेज में हमें क्रोमैटिन ही नजर आएगा, ये हमें माइक्रोस्कोप में नजर आएगा क्रोमोसोम माइटोसिस फेज के अंदर। क्लियर हो गया आइडिया? समझ आ गई क्या ताल्लुक था इनका? चलिए, अब क्रोमैटिन तो हो गया, क्रोमोसोम भी हो गया। भाई क्रोमैटिड क्या चीज है? क्रोमैटिड
क्या चीज है। तो क्रोमाटिड को समझने के लिए, क्रोमाटिड वैसे तो अपने बुक में पढ़ा होगा कि जो सिस्टर जो दो होमोलोगस दो क्रोमोसोम्स, एक क्रोमोसोम की दो स्ट्रक्चर्स होती हैं, दोनों को हम क्रोमाटिड कहते हैं एक दूसरे का। ऐसा नहीं होता, ठीक है। जरा तसल्ली से पढ़ते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसी बात है ना, अपना सेल्फ मेड कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए ऐसे होता होगा, ऐसे होता होगा, ऐसे होता होगा, नहीं, होता क्या है वो आना चाहिए। चले, उसको समझने के लिए ना, क्रोमाटिड का एग्जैक्ट नॉलेज लेने के लिए अटेंटिवली साथ रहिएगा। मजे का टॉपिक है, मजा आएगा, आप लोगों को जाना नहीं है कहीं भी। आपको पता है कि आपके पास, आपके सेल में 23 क्रोमोसोम ऐसे हैं जो मदर की साइड से आए। ओ जनाबे वाला, 23 क्रोमोसोम ऐसे हैं जो फादर की साइड से आए, ठीक है। तो जब ये 23 क्रोमोसोम होंगे ना, तो हम बोलेंगे कि क्रोमोसोम इसमें n है। जब ये वाले मैटरनल 23 होंगे तो n है, पैटर्नल भी 23 होंगे तो हम बोलेंगे n है। तो सेल पूरे को हम क्या बोलेंगे, n प्लस n, या 46 पूरे क्रोमोसोम होंगे 23 मदर से 23 फादर से, तो हम बोलेंगे जो सेल है ये n प्लस n यानी कि 2n है। सेल क्या है जी, 2n है। समझ आ गई बात यहां तक भी। अभी आगे चलते हैं। मैटरनल साइड का क्रोमोसोम 1, पैटर्नल साइड का क्रोमोसोम नंबर 1, दे बोथ आर होमोलोगस क्रोमोसोम, दे बोथ आर होमोलोगस टू ईच अदर। मैटरनल साइड का क्रोमोसोम नंबर 2, पैटर्नल साइड का क्रोमोसोम नंबर 2, दे आर होमोलोगस। मैटरनल साइड का क्रोमोसोम नंबर 5, पैटर्नल साइड का क्रोमोसोम नंबर 5, दे आर होमोलोगस। मैटरनल साइड का क्रोमोसोम नंबर 5, मैटरनल साइड का क्रोमोसोम नंबर 10, दे आर नॉट होमोलोगस। मैटरनल साइड का क्रोमोसोम नंबर 9, पैटर्नल साइड का क्रोमोसोम नंबर 9, दे आर होमोलोगस क्रोमोसोम। अब होमोलोगस की समझ आ गई। इसका मतलब हर क्रोमोसोम का एक पेयर मदर से आ रहा है, दूसरा पेयर फादर से आ रहा है, तो ये दोनों क्रोमोसोम क्या कहेगी, ये हुए होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्या हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। समझ आ रही है बातें, मजे की बात है। अभी आगे चलते हैं, ठीक। अब जरा इसको मैं मिटाता हूं, थोड़ा सा डन पड़ गया है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। मैं एक होमोलोगस क्रोमोसोम ड्रा कर रहा हूं। क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम द मदर साइड, और जनाब क्रोमोसोम नंबर 2 फ्रॉम द फादर साइड। ये दरमियान में है ना, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। ये कंस्ट्रक्शन होती है जहां पे क्रोमोसोम थोड़ा सा अंदर की तरफ नैरो हुआ होता है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर, ठीक है। आगे जाके इसकी आपको यूजेस समझ आएंगे, ठीक। तो ये दोनों क्या है जी, होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये है जी क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम द मदर, क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम द फादर। तो ऑब्वियसली नंबर सेम है तो होमोलोगस क्रोमोसोम ही होंगे। चले, अब क्रोमोसोम है तो ऑब्वियसली डीएनए भी होगा अंदर, डीएनए भी हमने डाल दिया। ये हमारे पास आ गया इसका डीएनए, इसका भी डीएनए आ गया। बात होगी, समझ आ गई आप लोगों को। होमोलोगस क्रोमोसोम और अंदर डीएनए हो गया, ठीक है। और ये सेल कौन सा है, सेल है 2n, ठीक है। 20, क्योंकि हमने एक ड्रा किया ना, बाकी 23 अंदर ही है, 23 मैटरनल साइड से, 23 पैटर्नल साइड से, 23 क्रोमोसोम इस सेल के अंदर ही है। हमने जरा बड़ा करके एक होमोलोगस क्रोमोसोम शो कर दिए, ठीक। अब अगर हम डीएनए की अमाउंट दिखाएं, तो डीएनए की अमाउंट को ना हम बड़े कैपिटल से दिखाते हैं, बड़े एन से, कैपिटल एन से, बड़ा कैपिटल, ये कौन सा कैपिटल हुआ, बड़े एन से दिखाते हैं जी, ठीक। स्लिप ऑफ टंग होती है ये, कभी कभी हो जाती है मेरी, बहुत कॉमन है। पर इसका मतलब अगर अमाउंट ऑफ डीएनए 23 क्रोमोसोम के जो अमाउंट ऑफ डीएनए उसको बोलेंगे n, और पैटर्नल साइड से भी जो डीएनए 23 क्रोमोसोम पूरे होंगे तो बोलेंगे n। तो इसका मतलब इस सेल के अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए कितनी है, वो है जी n प्लस n, क्योंकि 23 मैटरनल से, 23 पैटर्नल से, n मैटरनल से, n पैटर्नल से, तो ये क्या बन गया, 2 बड़ा n, 2 कैपिटल N बन गया जी अमाउंट ऑफ डीएनए। समझ आ गई बात की। क्रोमेटिड की तरफ लेके जा रहा हूं आपको मैं, जरा अटेंटिवली बैठना है। चलिए, सेल बैठा हुआ है आराम से, G1 फेज स्टार्ट हो गई है। वो तमाम एंजाइम, वो तमाम प्रोटीन्स जो सेल इस डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड थे वो बनना शुरू हो गए हैं। सेल हमारा G1 फेज में है, ये क्रोमोसोम दोनों रेस्ट कर रहे हैं, कोई मसले की बात नहीं, अभी इनका रोल ही नहीं आया। अभी तो वो एंजाइम्स बन रहे हैं जो इनकी रेप्लिकेशन के लिए जरूरी थे, यानी कि G1 फेज है। अभी आ गई एस फेज, एस फेज में वो तमाम एंजाइम आ जाएंगे इसके ऊपर और डीएनए को रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे।
एट द एंड ऑफ एस फेज डीएनए मुकम्मल तौर पर रेप्लिकेट हो जाएगा, तो हमारा जो क्रोमोसोम है वो भी डबल हो जाएगा। ठीक है जी, बड़ी अटेंटिवली बात है जी, बड़े गौर से सुनिएगा इस बात को, सोना नहीं है जी, सोना नहीं है। ठीक है जी, ये आपके पास अब बन गए जी क्रोमोसोम, डीएनए भी डिवाइड हो गया, क्रोमोसोम भी डिवाइड हो गए, और जो पैटर्नल साइड से क्रोमोसोम था हम लोग उसके साथ यही होगा, क्रोमोसोम भी डिवाइड हो गए, मार्कर भी डेड हो गया, मार्कर हम चेंज कर लेते हैं जी। ये हमने अच्छा सा क्रोमोसोम जो डॉटर क्रोमोसोम बना रेप्लिकेट होकर दूसरा क्रोमोसोम भी बना दिया, डीएनए ब्लैक से बन गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये डीएनए भी बन गया और ये बन गया ऐसे। अब एक बात बड़े गौर से सुनिएगा, अब आपको लग रहा होगा कि 1 2 3 4 क्रोमोसोम हैं, लेकिन मैं कहूंगा ये 2 क्रोमोसोम है। बोलेंगे सर आपकी नज़र खराब है, लेकिन मेरी नज़र खराब नहीं, मैं अभी आपको उसकी लॉजिक देता हूं। लॉजिक ये है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हम डिफाइन करते हैं ना, वो डिफाइन करते हैं सेंट्रोमियर की बेस के ऊपर। सेंट्रोमियर पहले भी एक था, अब भी एक है, तो इसका मतलब ये एक ही क्रोमोसोम है। अगर सेंट्रोमियर अलग हो जाए, एक क्रोमोसोम ऐसे हो जाए और जो आगे जाके माइटोसिस में होगा, और एक क्रोमोसोम ऐसे हो जाए, अब सेंट्रोमियर अलग हो गए हैं, अब हम बोलेंगे ये 2 क्रोमोसोम है। जब तक सेंट्रोमियर एक ही है, एक सेंट्रोमियर ये, एक सेंट्रोमियर ये, तो कितने क्रोमोसोम, कितने सेंट्रोमियर नजर आ रहे हैं आपको? 2 सेंट्रोमियर, तो 2 क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम है, तो ये 2 क्रोमोसोम है। नजर मेरी खराब नहीं, नजर मेरी बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब ये 2 क्रोमोसोम है। तो आप बोलेंगे सर ये वाला क्रोमोसोम बोलेंगे या फिर इसको क्रोमोसोम बोलेंगे? इसकी स्ट्रक्चर और तरह की है, इसकी स्ट्रक्चर और तरह की है, तो हम दोनों को क्रोमोसोम बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे सिंगल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम। इसको बोलेंगे आफ्टर द रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के बाद जब क्रोमोसोम 2 में डिवाइड हो जाएगा, तो इस क्रोमोसोम को हम बोलेंगे डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम। सो दिस इज डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम, दिस इज डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम, दिस इज सिंगल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम एंड दिस इज सिंगल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम। समझ आ गई मेरी बात? तो जब सेल साइकिल रेप्लिकेशन के बाद, एस फेज के बाद, जब क्रोमोसोम डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसमें एक ये जो 2 क्रोमोसोम हैं, इन दोनों को हम बोलेंगे क्रोमाटिड। और अगर ये एक ही क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमाटिड, सिस्टर क्रोमाटिड, वैसे इन्होंने इसको ब्रदर क्रोमाटिड क्यों नहीं बोला, कोई बात नहीं, लड़कों के साथ हमेशा से ही जो है ना वो अच्छा नहीं किया दुनिया ने। बरं ये क्या हो गई, 2 क्रोमोसोम बन गए, सिस्टर क्रोमाटिड कहेंगे। इसका मतलब बोलो सर, इसका मतलब ये क्रोमाटिड और ये क्रोमाटिड भी सिस्टर क्रोमाटिड हुए? तो ये नहीं हुए, क्योंकि इनका ओरिजिन डिफरेंट है। एक इसकी डिवीजन से बना है इनके, और एक इस क्रोमोसोम की डिवीजन से बना है, तो ये वाला और ये वाला सिस्टर क्रोमोसोम नहीं होंगे, इनको हम बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। ये वाला नॉन सिस्टर क्रोमाटिड, एक ही सेंट्रोमियर पे जो क्रोमोसोम अटैच है दे विल बी सिस्टर क्रोमाटिड, डिफरेंट सेंट्रोमियर पे जो अटैच है दे विल बी नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। तो क्रोमाटिड आपको समझ लगा कि एस फेज के बाद जब डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम बनेगा, तो दोनों स्ट्रक्चर जो होंगे उनको हम क्रोमाटिड्स बोलेंगे, ये भी क्रोमाटिड, ये भी क्रोमाटिड। अगर वो दोनों एक ही सेंट्रोमियर पे है तो दे विल बी सिस्टर क्रोमाटिड, अगर वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे है तो दे विल बी नॉन सिस्टर क्रोमाटिड, हम उनको बोलेंगे। समझ आ गई बात की? क्रोमाटिन की भी समझ आ गई, जिसमें क्या है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है, फर्दर कंडेंस होंगे एम फेज में जाकर, तो वो क्रोमोसोम बन जाएगा, और एस फेज के बाद जो क्रोमोसोम है वो क्रोमाटिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आखिरी बात बड़ी गौर से सुनने लगो, कंसेप्चुअल बात है, अटेंटिवली बैठिएगा। इसका मतलब एम फेज तक जब हम पहुंचेंगे, तो एस फेज से तो हम गुजर के ही आए हैं ना, एस फेज से गुजर के एम फेज तक जाएंगे ना। इसका मतलब यहां पर जब हमें क्रोमोसोम माइक्रोस्कोप से देखेंगे माइटोसिस फेज में, तो वो क्रोमोसोम हमें ऐसा नजर आएगा, डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम नजर आएगा, क्योंकि हमें याद है कि एस फेज के ऊपर हमारा सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम डबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुका था। तो एस फेज के बाद ही तो माइटोसिस फेज आती है, तो इसका मतलब माइटोसिस फेज के अंदर भी जो हमारा क्रोमोसोम होगा वो सिंगल स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा, बल्कि डबल स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। क्लियर? कोई मसला मसाइल, एनी कंफ्यूजन? I think now you are very much clear about chromosome, chromatid and chromatin and homologous chromosome। लेकिन पॉइंट ये है, बोलेंगे सर आपने जीन और एलील का तो बताया कोई नहीं, जीन और एलील का बता देते हैं, अभी बता देते हैं, आपको परेशान ही नहीं होना। होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करें अगर हम, सिंगल स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। एक क्रोमोसोम ये है, क्रोमोसोम नंबर 1 from the mother side, chromosome number 1 from the father side।
तो दोनों से क्या हुए जी, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इसके ऊपर इसके अंदर डीएनए भी है जी, बिल्कुल है भी, सारा भी आपने बताया था डीएनए है, बिल्कुल है। चलिए इसके अंदर भी डीएनए है, बिल्कुल है जी, डीएनए है। क्रोमोसोम है ही क्या, डीएनए हिस्टोन ही तो है, कंडेंस होगा तो क्रोमोसोम बनेगा, तो डीएनए भी होगा। ठीक है, अब बड़े गौर से बात सुनिएगा, जीन की पहले बात बताऊंगा फिर एलील की बात करूँ। जीन क्या होती है? जीन हम कहते हैं ये डीएनए है ना, अब ये डीएनए बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना था, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड पता है ना, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? राइबोस शुगर होती है, यहाँ पर एक बेस लगी होती है, डेट वुड बी एडेनिन, गुआनोसिन, थाइमिन, साइटिडीन, उसकी बेस पे हम इस न्यूक्लियोटाइड का नाम भी रखते हैं। कार्बन नंबर 5 के ऊपर जो है एक फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है, ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। इन न्यूक्लियोटाइड से ही अगर ये जो बेस है एडेनिन लगी है